हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा आई हुई है उसके लिए सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इतिहास विषय में अभी मैं आप लोगों को प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हल करा रहा हूँ और प्राचीन इतिहास में अभी तक हम लोगों ने पाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक के प्रश्नों का बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ जो है अध्ययन किया है और प्रश्नों को सॉल्व किया है। आज की क्लास में हम लोग गुप्त काल के बाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जैसे कि हर्षवर्धन के समय के, फिर उसके बाद पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के समय के, फिर थोड़ा प्रश्न रहेगा आपका चालुक्यों से संबंधित। तो इस तरीके से हम लोग गुप्तोत्तर काल के प्रश्नों को आज की क्लास में हल करेंगे और उनको भी उसी तरीके से जैसे पहले क्लासेस में कर रहे थे, एक्सप्लेनेशन के साथ। एक आध दो क्लासेस आप लोगों की प्राचीन इतिहास से रिलेटेड और रहेंगी। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मध्यकालीन भारत में, और मध्यकालीन भारत में सबसे पहले मैं आप लोगों को जो भी प्रश्न करवाऊंगा वो अरबों के आक्रमण से लेकर करवाऊंगा, यानी अपने देश पर किस तरीके से कब कब अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक दो क्लासेस और भी प्राचीन इतिहास की कर ली जाए, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मध्यकालीन भारत में। तो आज की क्लास देखिए प्राचीन भारत से ही रिलेटेड है, लेकिन पिछली क्लास में जो चीज़ों को हमने हल किया था ये जो है उसके आगे की चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके देखिए ये जो इतिहास की क्लास है ये प्रैक्टिस सेट की 13वीं क्लास है, यानी 12 क्लासेस हम लोगों ने इतिहास से संबंधित जो है कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज के प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। हाँ, आइए शुरू किया जाए। तो आज का देखिए जो पहला प्रश्न है वो आपका हर्षवर्धन के काल से रिलेटेड है और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी, यानी हर्षवर्धन जो है शासन जब कर रहा था तो उसकी राजधानी कहाँ पर थी। पहला ऑप्शन दिया देखिए पाटलिपुत्र, दूसरा दिया है कन्नौज, तीसरा दिया है उज्जैन और चौथा दिया है वाराणसी। तो देखिए जब हर्षवर्धन का शासन था तो उस समय जो है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी, उज्जैन नहीं थी, वाराणसी नहीं थी, बल्कि क्या थी, कन्नौज। इसके पहले के जो पूर्वज इसके शासन करते थे तो उस समय इसकी राजधानी जो है हरियाणा में थी और इसने बाद में क्या करके रखा इसको, कन्नौज। और हरियाणा में कहाँ पर थी इसकी राजधानी, तो थानेश्वर में थी। ठीक है, तो इसने क्या किया था, राजधानी परिवर्तित कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया और इसने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया, कन्नौज। यानी पहले कौन सी राजधानी थी, थानेश्वर थी। कन्नौज जो है राजनीतिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था और यह उत्तर भारत की शक्ति संतुलन की कुंजी बन गया। तो इसीलिए इसने अपनी राजधानी को कन्नौज में स्थानांतरित किया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन का प्रमुख धर्म क्या था। तो देखिए पहला दिया है जैन धर्म, दूसरा दिया है बौद्ध धर्म, तीसरा दिया है शैव धर्म, चौथा दिया है वैष्णव धर्म। तो देखिए हर्षवर्धन जो प्रारंभ में शासक था तो उस समय उसका धर्म कुछ और था और फिर बाद में उसने अपना धर्म परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि उसका बाद में धर्म कौन सा था, पहले धर्म कौन था, पूछा है उसका प्रमुख धर्म क्या था। तो प्रमुख धर्म में उसका वैष्णव धर्म नहीं था, जैन धर्म नहीं था, बौद्ध धर्म नहीं था। बौद्ध धर्म देखिए उसने अपनाया था बाद में, लेकिन प्रमुख धर्म नहीं था। तो उसका प्रमुख धर्म क्या था, शैव धर्म, यानी वह शैव धर्म का अनुयायी था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या होगा, सी। व्याख्या क्या होगा कि प्रारंभ में हर्ष शैव धर्म का अनुयायी था, बाद में उसने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया। उसने बौद्ध महासभाएं आयोजित की, परंतु उसने ब्राह्मणों और बौद्धों दोनों को संरक्षण दिया। ऐसा नहीं है कि उसने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जो ब्राह्मण लोग थे उनको संरक्षण देना बंद कर दिया, बल्कि इन्हें दोनों धर्मों को उसने संरक्षण दिया और दोनों धर्म को समान महत्व दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, यानी हर्षवर्धन के दरबार में रहने वाला जो प्रसिद्ध कवि था वो कौन था। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया वाणभट्ट, दूसरा दिया है कालिदास, तीसरा दिया है भारवी, चौथा दिया है दंडी। तो हर्षवर्धन का देखिए प्रमुख दरबारी कवि दंडी नहीं थे,
भारवी नहीं थे, कालिदास नहीं थे, बल्कि कौन थे? बाणभट्ट। यानी इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। व्याख्या क्या होगा कि बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी नामक प्रमुख रचनाओं को लिखा था, और हर्षचरित में उसने हर्ष के जीवन और शासन का वर्णन किया है, जबकि कादंबरी जो है संस्कृत साहित्य की प्रसिद्ध गद्य कृति है। तो ये जो है दो रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं, और इन्हीं के बारे में आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किस चीनी यात्री का स्वागत किया था? यानी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने चीनी यात्री का स्वागत किया था, तो वह चीनी यात्री कौन था? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है वेनसांग, दूसरा दिया है फाहियान, तीसरा दिया है इत्सिंग, और चौथा दिया है मार्को पोलो। तो हर्षवर्धन ने जिस बौद्ध यात्री का देखिए स्वागत किया था वो देखिए मार्को पोलो नहीं था, इत्सिंग नहीं था, फाहियान नहीं था, बल्कि कौन था? वेनसांग। यानी इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि वेनसांग जो है 629 ईस्वी में भारत आया और 17 वर्ष तक यहाँ पर रहा था। इसने हर्ष के प्रशासन, धर्म और संस्कृति का विस्तृत वर्णन किया है, और इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है सीयूकी। इसने सीयूकी नामक एक रचना की है, और इस रचना में हर्षवर्धन के काल का विस्तृत वर्णन किया है। इसके अलावा ये जिस जिस क्षेत्र में भारत में गया है उन सभी क्षेत्रों का वर्णन अपनी इस पुस्तिका में किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षचरित किसने लिखा? यानी हर्षचरित नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखा था? तो अभी हम लोगों ने पीछे एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो उसी क्वेश्चन से ही इसका भी आंसर आ जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ दिया है बाणभट्ट, दूसरा दिया है हर्षवर्धन, तीसरा दिया है दंडी, चौथा दिया है कालिदास। देखिए हर्षचरित नामक जो रचना थी वो दंडी के द्वारा नहीं, कालिदास के द्वारा नहीं, हर्षवर्धन के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा की गई है? बाणभट्ट के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि हर्षचरित एक जीवनी प्रकृति है जिसमें हर्ष के प्रारंभिक जीवन से लेकर उसके सम्राट बनने तक का वर्णन किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? पहला ऑप्शन दिया देखिए गुप्त वंश, दूसरा दिया है पुष्यभूति वंश, तीसरा दिया है मौखरी वंश, चौथा दिया है पाल वंश। तो देखिए हर्षवर्धन का जो वंश था वो पाल वंश नहीं था, मौखरी वंश नहीं था, गुप्त वंश नहीं था, बल्कि कौन सा वंश था? पुष्यभूति वंश। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए राइट आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश का अंतिम महान शासक था, जिसकी राजधानी प्रारंभ में थानेश्वर थी और बाद में उसने स्थानांतरित करके किसको बना दिया था? कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के समय में प्रयाग में कौन सा महोत्सव आयोजित होता था? यानी हर्षवर्धन के काल में जो वर्तमान प्रयागराज है वहां पर एक महोत्सव का आयोजन किया जाता था। वो महोत्सव देखिए कौन था? पहला ऑप्शन दिया देखिए कुंभ मेला, दूसरा दिया है वैशाख मेला, तीसरा दिया है माघ मेला, और चौथा दिया है दिवाली मेला। तो हर्षवर्धन के काल में देखिए जो है दिवाली मेला आयोजित नहीं कराया जाता था, कुंभ मेला नहीं, वैशाख मेला नहीं, बल्कि माघ मेला। और ये माघ मेला देखिए आज भी प्रयागराज में आयोजित होता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर सी है। व्याख्या क्या होगा कि हर्ष हर 5वें वर्ष प्रयाग में माघ मेला आयोजित करता था, जिसमें विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के लोग शामिल होते। यानी हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष आयोजित करता था, लेकिन अब क्या होता है कि हर वर्ष आयोजित किया जाता है यह मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन के उत्तराधिकारी कौन थे? यानी हर्षवर्धन के बाद इसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन था? पहला ऑप्शन दिया देखिए उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, दूसरा दिया है राजवर्धन, तीसरा दिया है देवगुप्त, और चौथा दिया है आदित्य सेन। तो देखिए हर्षवर्धन का जो उत्तराधिकारी था वो देखिए आदित्य सेन नहीं था, देवगुप्त नहीं था, राजवर्धन नहीं था, बल्कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या है? ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि हर्ष की मृत्यु के बाद उसका कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं था,
जिससे उसके साम्राज्य का जो है पतन हो गया और कन्नौज पर विभिन्न शक्तियों ने अधिकार कर लिया। यानी इसकी मृत्यु के बाद कन्नौज किसी दूसरे के अधीन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन किस वर्ष गद्दी पर बैठे थे। पहला ऑप्शन दिया है देखिए 590 ईस्वी, दूसरा दिया है 606 ईस्वी, तीसरा दिया है 618 ईस्वी और चौथा दिया है 620 ईस्वी। तो हर्षवर्धन देखिए गद्दी पर कब बैठा था, जब इसके भाई की हत्या हो गई थी। और इसके भाई की हत्या कब हुई थी, 620 ईस्वी में नहीं, 618 में नहीं, 590 में नहीं, बल्कि 606 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि 606 ईस्वी में इसने अपने भाई राजवर्धन की हत्या के बाद गद्दी संभाली और उत्तरी भारत को एकजुट किया। इसके भाई देखिए राजवर्धन की जो हत्या हुई थी गौड़ शासक शशांक और जो है देवगुप्त के द्वारा सम्मिलित रूप से, यानी इन दोनों लोगों ने मिलकर इसके भाई की हत्या कर दी थी। तो इसी के बाद जो है हर्षवर्धन ने अपने शासन का बागडोर संभाला था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के नाटकों में कौन से प्रमुख है। यानी हर्षवर्धन के द्वारा भी बहुत सी रचनाएं की गई थी, तो उन रचनाओं में पूछा जा रहा है कि कौन कौन से प्रमुख हैं। तो पहला देखिए ऑप्शन क्या दिया है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। दूसरा दिया है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव। तीसरा दिया है मृच्छकटिकम, उत्तर रामचरित, अभिमारक। और चौथा दिया है स्वप्न वासव दत्ता और मालविकाग्निमित्र। ठीक है, तो देखिए जो हर्ष के नाटक थे वो स्वप्न वासव दत्ता नहीं, मालविकाग्निमित्रम नहीं, ये भास की रचनाएं हैं। मृच्छकटिकम, उत्तर रामचरित, अभिमारक, ये देखिए शुद्रक की रचनाएं हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और कुमार संभव देखिए कालिदास की रचनाएं हैं। बल्कि हर्ष की रचनाएं क्या है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए राइट आंसर क्या होगा, ए। व्याख्या क्या होगा कि हर्षवर्धन स्वयं संस्कृत का विद्वान था और उन्होंने 3 नाटक लिखा था। पहला नागानंद जो है बौद्ध प्रभाव से था, दूसरा रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये दोनों प्रेम कथाएं थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न उत्तर गुप्तकालीन शक्ति केंद्रों को उदय के कालक्रम में लगाएं, सबसे पहले से सबसे बाद। यानी उत्तर गुप्त काल में कौन कौन से शक्ति के केंद्र थे, इनका उदय कब हुआ, कब किसने पहले उदय किया, किसने बाद में, उसी को क्रम से लगाना है। तो पहला देखिए क्या दिया है, हर्षवर्धन यानी थानेश्वर के कन्नौज का हर्षवर्धन। दूसरा दिया है प्रारंभिक चालुक्य और तीसरा दिया है कांची के पल्लव। तो इसमें देखिए हमको जो है क्रम से लगाना है। तो देखिए पहला क्या दिया है, पहला, तीसरा, दूसरा। उसके बाद देखिए दिया है तीसरा, दूसरा, पहला। उसके बाद दिया है देखिए दूसरा, तीसरा, पहला। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, तीसरा, पहला, दूसरा। तो देखिए इस शासकों में सबसे पहले देखिए कौन था, प्रारंभिक चालुक्य। यानी प्रारंभिक चालुक्यों का उदय हुआ, फिर उसके बाद देखिए पल्लवों का उदय हुआ और उसके बाद फिर किसका हुआ, हर्षवर्धन का। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या है, बी। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, आंसर बी है। व्याख्या क्या होगी, पल्लवों का उभार देखिए महेंद्र वर्मन सिंह नरसिंह वर्मन के काल में 6वीं शताब्दी मध्य में दक्कन तमिल क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद फिर देखिए चालुक्यों का उदय पुलकेशिन प्रथम द्वितीय के शासनकाल में 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था और ये 7वीं सदी में शक्तिशाली बने थे। जबकि हर्ष के शासन का उदय देखिए 606 ईस्वी के आसपास हुआ। तो इसलिए देखिए क्रम क्या होगा, पल्लव, चालुक्य और हर्षवर्धन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सी वंशावली ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। यानी जब हर्ष की मृत्यु हो गई तो बहुत समय तक उत्तर भारत में कोई बहुत पुरशासक नहीं हो पाया। तो किसने इसके संस्थान को कब्जे में किया था, किसके वंशावली को जो है इसने बनाया। देखिए पहला दिया प्रतिहार, दूसरा दिया है पाल, तीसरा दिया है राष्ट्रकूट और चौथा दिया है चालुक्य। तो देखिए हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई तो बाद में कन्नौज पर शासन किसके द्वारा किया गया, चालुक्यों के द्वारा नहीं, राष्ट्रकूटों के द्वारा नहीं, पाल के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा किया गया, प्रतिहारों के द्वारा। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब हर्षवर्धन का शासन चल रहा था तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए संघर्ष चल रहा था, किसके बीच में, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में। तो इन्हीं पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटों में से
किसने कन्नौज को प्राप्त किया था? प्रतिहारों ने। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि हर्षवर्धन की मृत्यु जो है 647 ईस्वी के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। बाद में गुर्जर प्रतिहार वर्ष ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा करने वाला एहोल यानी बादामी क्षेत्र का जो शिलालेख है वो किसने रचा था? यानी पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा करने वाला शिलालेख कौन सा है? पहला ऑप्शन देखिए दिया है बाण, दूसरा दिया है रवि कीर्ति, तीसरा दिया है दंडिन और चौथा दिया है बिल्हड़। तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा करने वाला जो अभिलेख था वो देखिए बिल्हड़ ने नहीं लिखा था, दंडिन ने नहीं लिखा था, बाण ने नहीं लिखा था, बल्कि किसने लिखा था? रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका आंसर क्या होगा? बी। व्याख्या क्या होगा कि 634 ईस्वी के आसपास एहोल प्रशस्ति लेख जो है रवि कीर्ति के द्वारा रचित किया गया था। इसमें उसने पुलकेशिन द्वितीय की विजयों के बारे में, खास करके हर्ष के साथ उसकी जो लड़ाई थी उसके बारे में वर्णन किया है। और यह चालुक्य इतिहास का प्रमुख स्रोत भी माना जाता है, यानी चालुक्यों के इतिहास के बारे में सही से जानकारी इसी जो है लेख में, रचना में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नागानंद नामक संस्कृत नाटक के रचयिता कौन थे? तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया है कालिदास, दूसरा दिया है हर्षवर्धन, तीसरा दिया है भवभूति और चौथा दिया है बाणभट्ट। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि नागानंद नामक जो नाटक है उसका रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है बाणभट्ट, यानी बाणभट्ट नहीं थे। दूसरा देखिए भवभूति नहीं थे, कालिदास थे नहीं थे, बल्कि कौन था? हर्षवर्धन। यानी इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी हर्षवर्धन के द्वारा 3 रचनाओं को रचित किया गया था। जब भी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा कि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, तो नागानंद उसी में से एक। आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि हर्ष एक विद्वान शासक थे। इन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों को रचित किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शासक या समकालीन चीनी यात्री का सही मिलान कौन सा? यानी यहाँ पर शासकों के साथ चीनी यात्रियों का मिलान करना है कि कौन से शासक के समय में कौन सा चीनी यात्री आया था। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया है हर्षवर्धन के शासनकाल में इत्सिंग, दूसरा दिया है हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग, तीसरा दिया है धर्मपाल के शासनकाल में फाहियान और चौथा दिया है नरसिम्हवर्मन प्रथम के शासनकाल में इत्सिंग। तो देखिए यहाँ पे सबसे सही जो मिलान है वो देखिए हर्ष के शासनकाल में इत्सिंग नहीं आया था, धर्मपाल के समय में फाहियान नहीं आया था। फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। नरसिंहवर्मन प्रथम के काल में इत्सिंग नहीं आया था, बल्कि इत्सिंग कब आया था? पाल शासकों के शासनकाल में। तो ये सब देखिए 3 जो ऑप्शन गलत है, इसमें से जो बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। यानी आंसर क्या होगा? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि ह्वेनसांग यानी 7वीं शताब्दी में हर्ष के समय भारत आया था। और फाहियान का जो आगमन है वो देखिए गुप्त पूर्व यानी चंद्रगुप्त द्वितीय में था। इत्सिंग जो है पाल शासकों के काल में आया था। तो इस तरीके से जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह्वेनसांग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 शक्तियों के बीच हुआ था? यानी त्रिपक्षीय संघर्ष जो है किन के बीच हुआ था? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, दूसरा ऑप्शन दिया है पाल, चालुक्य, पल्लव, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रतिहार, चालुक्य, पल्लव और चौथा ऑप्शन दिया है चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव। तो देखिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो देखिए चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लवों के बीच में नहीं हुआ था, प्रतिहार चालुक्य, पल्लवों के बीच में नहीं हुआ था, पाल चालुक्य, पल्लवों के बीच में नहीं हुआ था, बल्कि किसके बीच में हुआ था? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए इसका आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि यह संघर्ष जो है कन्नौज के नियंत्रण के लिए हुआ था। इसमें गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट तीनों शक्तियां शामिल थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध यानी 1192 ईस्वी में किसने पराजित?
हालांकि ये क्वेश्चन देखिए आपका मध्यकालीन इतिहास में शामिल होना चाहिए था, तो ये मिस्टेक से इस सीरीज में शामिल हो गया है, तो इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है मध्यकालीन का है, तो इसको इसमें गलती से शामिल कर दिया गया। देखिए तो इसका देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा। पहला दिया देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा दिया है मोहम्मद गोरी, तीसरा दिया है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा दिया है बाबर। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान को जो तराई के युद्ध में हराया गया था वो देखिए बाबर के द्वारा नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा हराया गया था, मोहम्मद गोरी। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी देखिए दो तराइन के युद्ध हुए थे, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम में पृथ्वीराज चौहान ने जीत हासिल कर दी थी, लेकिन दूसरे में धोखे से गोरी के द्वारा इनको क्या किया गया, पराजित कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और बाद में दिल्ली पर तुर्कों का शासन स्थापित हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, चंदेल वंश की राजधानी कौन सी थी, यानी चंदेलों की राजधानी पूछी जा रही है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए महोबा, दूसरा दिया है खजुराहो, तीसरा दिया है ग्वालियर और चौथा दिया है कालिंजर। तो देखिए चंदेलों की जो राजधानी थी कालिंजर नहीं थी, ग्वालियर नहीं थी, महोबा नहीं थी, बल्कि कौन सी थी, खजुराहो। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर बी। देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि चंदेल शासकों की प्रसिद्ध राजधानी जो है खजुराहो थी, जो अपने भव्य मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी खजुराहो में बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बनाए गए हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर विश्व से अपने देश में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, इन मंदिरों को देखने के लिए आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, कुमार पाल किस वंश का शासक था। पहला ऑप्शन दिया देखिए सोलंकी, दूसरा दिया है चालुक्य, तीसरा दिया है प्रतिहार, चौथा दिया है गढ़वाल। तो देखिए कुमार पाल जो है वो गढ़वाल वंश का शासक नहीं था, प्रतिहार का नहीं था, चालुक्यों का नहीं था, बल्कि किस वंश का शासक था, सोलंकी वंश का। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। व्याख्या क्या होगा कि कुमार पाल जो है गुजरात के सोलंकी वंश का प्रसिद्ध शासक था। इसने जैन धर्म को संरक्षण दिया, यानी इसने जैन धर्म को संरक्षण दिया था और यह एक महान शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे, यानी पृथ्वीराज रासो नामक जो रचना है किसके द्वारा लिखी गई थी। पहला ऑप्शन दिया है चंद्रबरदाई, दूसरा दिया है कालिदास, तीसरा दिया है बाणभट्ट, चौथा दिया है भवभूति। देखिए पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो भवभूति के द्वारा नहीं थी, बाणभट्ट के द्वारा नहीं थी, कालिदास के द्वारा नहीं थी, बल्कि किसके द्वारा थी, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई देखिए पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के देखिए क्या थे, दरबारी कवि थे, तो इन्हीं के द्वारा यह लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए आंसर क्या होगा, ए। व्याख्या क्या होगा कि पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी साहित्य के एक प्राचीन ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई थे, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्रोनोलॉजी वाला है, क्रम वाला है। यहाँ पूछा जा रहा है क्रम में सबसे पहले से बाद में, यानी सबसे पहले कौन सा हुआ फिर उसके बाद कौन सा हुआ। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है वातापी विजय नरसिंह वर्मन प्रथम, दूसरा दिया है हर्ष पुलकेशिन द्वितीय संघर्ष और तीसरा दिया है बादामी चालुक्य सत्ता की स्थापना। तो इसमें सबसे पहले कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो क्रम ऑप्शन दिया गया है उसमें देखिए क्या है कि जो बादामी चालुक्य सत्ता की स्थापना थी वो पहले हुई थी। तो इस क्वेश्चन देखिए जो आपका तीसरा ऑप्शन है ये पहले होगा। उसके बाद फिर देखिए दिया है कि वातापी विजय नरसिंह वर्मन प्रथम, उसके बाद देखिए दूसरा होगा और उसके बाद हर्ष पुलकेशिन द्वितीय संघर्ष, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या होगा, ए। व्याख्या क्या होगा कि चालुक्य सत्ता का जो आधार है वो 6वीं शताब्दी यानी तीसरा पहला होगा। इसके बाद देखिए हर्ष पुलकेशिन द्वितीय जो संघर्ष है ये दूसरा होगा और फिर बाद में तत्पश्चात नरसिंह वर्मन प्रथम ने बादामी पर चढ़ाई की, यानी पहला। तो इसका क्रम स्थान देखिए पहला ये और फिर, ठीक, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा चालुक्य पल्लव युग्म
उनकी राजधानियों के साथ सही मेल खाता है। यानी पूछा जा रहा है कि कौन सा जो इसमें सम्मिलन है, युग्म है, वो सही है, इससे चालुक्य पल्लव की राजधानियों से मिलता जुलता है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया है प्रारंभिक चालुक्यों की राजधानी कांची दिया है और पल्लवों की राजधानी बादामी दिया है। फिर दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है कि प्रारंभिक चालुक्यों की राजधानी बादामी दिया है और पल्लवों की राजधानी कांची दिया है। तीसरा ऑप्शन दिया है प्रारंभिक चालुक्यों की राजधानी मान्यखेत दिया है और पल्लवों की राजधानी कल्याणी दिया है। चौथा ऑप्शन दिया है प्रारंभिक चालुओं की राजधानी पट्टदकल और पल्लवों की अमरावती। तो देखिए ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें देखिए ये पल्लवों की राजधानी अमरावती थी नहीं, चालुक्यों की पट्टदकल भी नहीं थी, प्रारंभिक चालुक्यों की मान्यखेत और पल्लवों की कल्याणी नहीं थी, प्रारंभिक चालुक्यों की काचू और बादामी नहीं थी, बल्कि प्रारंभिक चालुक्यों की राजधानी बादामी थी, बल्कि पल्लवों की राजधानी कांची थी। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी पहला और दूसरा ऑप्शन जो है उल्टा दे दिया है, यानी कांची इनकी थी और बादामी इनकी थी, वही दूसरे ऑप्शन में सही दिया है। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि प्रारंभिक चालुक्यों की राजधानी जो है बादामी यानी वातापी थी तथा पल्लवों की राजधानी कांची यानी कांचीपुरम मानी जाती है। अन्य विकल्प देखिए जो पश्चिमी चालुक्य अपर दौर के नगरों से भ्रमित करते हैं, मान्यखेत कल्याणी जो है बाद के अन्य वंश के राजधानी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है त्रिपक्षीय संघर्ष किस नगर पर नियंत्रण के लिए हुआ था? यानी कौन सा ऐसा शहर था, नगर था जिस पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन दिया देखिए उज्जैनी, दूसरा दिया है नालंदा, तीसरा दिया है कन्नौज और चौथा दिया है पाटलिपुत्र। तो देखिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो पाटलिपुत्र पर कब्जा करने के लिए नहीं, उज्जैनी पर नहीं, नालंदा पर नहीं, बल्कि किसके ऊपर कब्जा करने के लिए था? कन्नौज। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि 8वीं 9वीं शताब्दी में गुर्जर, प्रतिहार और पालों के बीच में तीनों के बीच संघर्ष हुआ था कन्नौज पर वर्चस्व करने के लिए, और इसी को क्या कहा जाता है? त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए पाल वंश की स्थापना स्थानीय महामंडलेश्वर द्वारा निर्वाचन किसने किया? यानी पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए धर्मपाल, दूसरा दिया है देवपाल, तीसरा दिया है गोपाल, चौथा दिया है महिपाल। तो पाल वंश की स्थापना देखिए किसके द्वारा की गई थी? महिपाल के द्वारा नहीं, देवपाल के द्वारा नहीं, धर्मपाल के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा। यानी ये सब जो है पाल वंश के ही शासक हैं, लेकिन स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या होगा? सी। व्याख्या क्या होगा कि लगभग 750 ईस्वी के आसपास गोपाल को बंगाल में अशांति शांत करने हेतु प्रमुखों के द्वारा चुना गया था और यह निर्वाचित राजतंत्र का दुर्लभ उदाहरण है। इसके बाद धर्मपाल, देवपाल ने इस वंश का विस्तार किया। तो राइट ऑप्शन क्या है? गोपाल। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? यानी प्रतिहारों का संस्थापक पूछा जा रहा है इसमें। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है नागभट्ट प्रथम, दूसरा दिया है मिहिर भोज, तीसरा दिया है यशोवर्मन और चौथा दिया है भोजराज। तो देखिए प्रतिहार वंश के संस्थापक जो थे वो भोजराज नहीं थे, यशोवर्मन नहीं थे, मिहिर भोज नहीं थे, बल्कि कौन थे? नागभट्ट प्रथम। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या होगा? ए। व्याख्या क्या होगा कि नागभट्ट प्रथम ने 8वीं शताब्दी में प्रतिहार वंश की स्थापना की और अरब आक्रमणों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी इस वंश की जब स्थापना हुई थी तो उस समय अपने देश पर अरबों का आक्रमण हो रहा था बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इन्होंने उनको रोकने में सफलता हासिल की थी। अगला क्वेश्चन देखिए मिहिर भोज किस वंश के शासक थे? पहला ऑप्शन दिया देखिए पाल वंश, दूसरा दिया है प्रतिहार वंश, तीसरा दिया है राष्ट्रकूट वंश और चौथा दिया है चालुक्य वंश। तो देखिए मिहिर भोज जो थे वो देखिए किसके शासक थे? चालुक्यों के नहीं थे, राष्ट्रकूटों के नहीं थे, पालों के नहीं थे, बल्कि किसके थे? प्रतिहार वंश। और प्रतिहार वंश के महान शासकों में इनका नाम गिना जाता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या होगा? बी।
व्याख्या क्या होगा कि मिहिर भोज 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक शासक था और प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके समय में साम्राज्य की जो सीमा थी वो हिमालय से लेकर नर्मदा और बंगाल से गुजरात तक फैली, यानी इसने काफी बड़े क्षेत्र में अपना शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है निम्न कृतियों का लेखकों से मिलान करें, यानी यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई हैं और उन रचनाओं के लेखक कौन हैं उनको आपको इन ऑप्शंस में से मैच करना। जैसे यहाँ पर दिया है हर्षचरित, तो इसका लेखक कौन है? विक्रमांक देवचरित, इसका लेखक कौन था? काव्य मीमांसा का लेखक कौन है? और पंचतंत्र का लेखक कौन? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उन्हीं में से हमको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देखिए पहला क्या दिया है कि बाण हर्षचरित का, बिल्हड़ विक्रमांक देवचरित का, राजनक राजशेखर काव्य मीमांसा का, और चौथा दिया है विष्णु शर्मा पंचतंत्र का। तो देखिए फिर उसके बाद क्या दिया है? दंडी दिया है हर्षचरित का, बिल्हड़ दिया है विक्रमांक देवचरित का, भोज दिया है काव्य मीमांसा का, और कालिदास दिया है पंचतंत्र का। तो देखिए तीसरा दिया है बाण दिया है हर्षचरित का, भोज दिया है विक्रमांक देवचरित का, बिल्हड़ दिया है काव्य मीमांसा का, और विष्णु शर्मा दिया है पंचतंत्र का। फिर लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, बाण दिया है हर्षचरित का, बिल्हड़ दिया है विक्रमांक देवचरित का, राजशेखर दिया है काव्य मीमांसा का, और चौथा विष्णु शर्मा दिया है पंचतंत्र का। तो यहाँ पर देखिए हर्षचरित के रचनाकार कौन थे? बाण थे। विक्रमांक देवचरित के कौन थे? बिल्हड़ थे। और काव्य मीमांसा के कौन थे? राजशेखर थे। ठीक है, और पंचतंत्र के तो फेमस हैं विष्णु शर्मा। ठीक है, तो ये सब रचनाकार थे। अब इसके अनुसार देखिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि हर्षचरित का बाण तो है, विक्रमांक देवचरित का बिल्हड़ तो हैं, लेकिन काव्य मीमांसा के यहाँ देखिए राजनक राजशेखर, ये गलत है। विष्णु शर्मा सही था, तो ये गलत हो गया। यहाँ देखिए पहले गलत हो जाएगा क्योंकि हर्षचरित की रचना किसने की थी? दंडी ने नहीं बल्कि बाणभट्ट ने, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ देखिए बाण तो सही है, लेकिन विक्रमांक देवचरित की रचना भोज ने नहीं की थी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बाण ने रचना की हर्षचरित की, बिल्हड़ ने की विक्रमांक देवचरित की, राजशेखर ने की काव्य मीमांसा की, और विष्णु शर्मा ने किसकी की? पंचतंत्र की। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी देखिए क्या है, सब रॉन्ग थे, तो इसका सही उत्तर डी होगा। देखिए आंसर क्या है? डी। व्याख्या क्या होगा कि हर्षचरित बाणभट्ट, विक्रमांक देवचरित बिल्हड़ कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6 के द्वारा के राज्य में लिखी गई है। काव्य मीमांसा जो है राजशेखर, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की जो है रचनाएं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ पर, यानी चालुक्यों की राजधानी पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है पाटलिपुत्र, दूसरा दिया अन्हिलवाड़, तीसरा दिया वातापी या बादामी, और चौथा दिया है कांची। तो देखिए चालुक्यों की जो राजधानी थी कांची नहीं थी, कांची पल्लवों की राजधानी थी। पाटलिपुत्र नहीं थी, दक्षिण भारत के लोगों की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी। अन्हिलवाड़ भी नहीं थी, बल्कि इनकी राजधानी कौन थी? वातापी या बादामी। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए राइट आंसर क्या होगा? सी। व्याख्या क्या होगा कि चालुक्य वंश की राजधानी प्रारंभ में वातापी यानी वर्तमान बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का महान शासक था, जिसने हर्षवर्धन को भी पराजित किया, यानी इस वंश का शासक जो है महान पुलकेशिन द्वितीय था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, यानी राष्ट्रकूटों को किसने स्थापित किया था। पहला ऑप्शन दिया देखिए गोविंद तृतीय, दूसरा दिया है दंती दुर्ग, तीसरा दिया है कृष्ण प्रथम, और चौथा दिया है अमोघ वर्ष। तो देखिए राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था तो देखिए अमोघ वर्ष नहीं था, कृष्ण प्रथम नहीं था, गोविंद तृतीय नहीं था, बल्कि कौन था? दंती दुर्ग। यानी राष्ट्रकूट वंश की संस्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या होगा? बी। व्याख्या क्या होगा कि दंती दुर्ग ने 8वीं सदी में चालुक्यों को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। इसके उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए कृष्ण प्रथम, दूसरा दिया है गोविंद तृतीय, तीसरा दिया पुलकेशिन द्वितीय, चौथा दिया है अमोघ वर्ष। तो देखिए एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है, देखिए कैलाशनाथ मंदिर दो जगह बना है।
एलोरा में भी बना है, कांची में भी बना है। तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर जो है वो चोलों के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है ये किसके द्वारा बनाया गया था? चालुक्यों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमोघ वर्ष नहीं होगा, पुलकेशिन द्वितीय नहीं होगा, गोविंद तृतीय नहीं होगा, बल्कि किसके द्वारा होगा? कृष्ण प्रथम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका राइट आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि किस प्रसन्न जो है राष्ट्रकूट वंश का शासक था, इसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है और भारतीय शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। यानी इस मंदिर को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया। ठीक, तो देखिए आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए। आज की क्लास में हम लोगों ने देखिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनकी व्याख्या के साथ बेहतर तरीके से हल किया, और जो है ये आपके पूर्व मध्यकालीन शासकों से संबंधित है, यानी एक तरह से कहा जाए कि पूर्व मध्यकालीन या फिर कहा जाए गुप्तोत्तर कालीन। तो इस काल से संबंधित प्रश्नों को आज की क्लास में हम लोगों ने हल किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें सही से पसंद आई होंगी और समझ में भी आई होंगी। आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।